आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 1 की कविता माँ कहे एक कहानी, जिसे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। इसमें गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने का हठ कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस कविता को और समझते हैं इसका अर्थ। माँ कहे एक कहानी। राहुल अपनी माँ से हट करते हुए कहता है, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? माँ यशोधरा मुस्कुराकर कह रही हैं, बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? क्योंकि अधिकतर बच्चे अपनी नानी या दादी से ही कविता या कहानियाँ सुनते हैं। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। राहुल हंसता है, जवाब देता है कि यह चेटी, चेटी का मतलब है यहाँ दासी या सेविकाएं। ये दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, तुम मेरी माँ हो तो यानी कि मेरी नानी की बेटी हुई, इसलिए तुम भी मुझे कहानी सुना सकती हो। माँ तुम लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुना दो। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। राहुल उत्सुकता से पूछता है, माँ कहानी में कोई राजा था या कोई रानी थी? माँ मुझे भी एक कहानी सुनाओ। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। माँ कहती है, मेरे प्यारे बेटे तुम बहुत जिद्दी हो तो सुनो। सुबह सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता यहाँ पर सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को कहा गया है, जिनका पहला नाम सिद्धार्थ था। तो वो बता रही हैं कि एक दिन सुबह सुबह बगीचे में तुम्हारे पिताजी घूम रहे थे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। माँ की बात काटते हुए राहुल कहता है, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ ना, जहाँ चारों ओर मनमोहक सुगंध, सुरभि यानी सुगंध क्या खुशबू फैली हुई थी, मुझे वही कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। माँ कहती हैं आगे बढ़ते हुए, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उन पर ओस की बूंदें, यानी कि हिमबिंदु का मतलब है जो फूलों पर छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती है, उसे ओस की बूंद कहा जाता है। उन पर ओस की बूंदें सुबह की धूप में चमक रही थीं। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे, जिनसे फूल हिल रहे थे और पत्तियों पर ठंडा ठंडा पानी लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। राहुल फिर उत्साह से कहता है, जहाँ ओस का पानी लहरा रहा था, माँ मुझे यही कहानी सुननी है, यही सुनाओ। गाते थे खक्कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। माँ कहती हैं कि सभी पक्षी अपनी मधुर आवाज में चहचहा रहे थे। तभी अचानक, सहसा यानी अचानक, सडनली इंग्लिश में समझो तो सडनली मतलब अचानक, आसमान से एक हंस नीचे गिर जाता है। गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि। वह हंस किसी शिकारी के नुकीले तीर से घायल होकर गिरा था और उसके एक एक पंख बुरी तरह, उसका एक एक पंख जख्मी हो गया था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। राहुल दुखी होकर कहता है, हंस का पंख जख्मी हो गया था माँ, यह तो बहुत ही दुख की कहानी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा दुख और दया करुणा छुपी हुई है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तुम्हारे पिता, यहाँ पर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के बारे में बताते हुए वे कहती हैं, तुम्हारे पिता ने चौंक कर उस तड़पते हुए हंस को अपनी गोद में उठा लिया। पिता के छूते ही उस घायल हंस को ऐसा लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। इतने में आंखें ठक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। ठीक उसी समय शिकारी वहां आ गया और जिसे अपने उस सटीक निशाने पर बहुत ज़्यादा घमंड था। कोमल कठिन कहानी। तो राहुल कहता है, हाँ कहानी बहुत ही कोमल भी है और कठिन भी है, मतलब एक नाजुक हंस की कहानी है, लेकिन इसे बहुत ही कठिन तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। उस शिकारी ने आकर तुम्हारे पिता से
अपने द्वारा घायल किए गए आहत पक्षी को मांगा, किंतु तुम्हारे पिता उस जीव की रक्षा करने वाले थे, इसलिए उन्होंने उसे देने को मना कर दिया। तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी। जब तुम्हारे पिता ने मना किया, तब उस पक्षी का मांस खाने वाले शिकारी ने, खगभक्षी यानी जो पक्षी का मांस खाता हो उसे कहा गया है, तो उसने हार नहीं मानी और पक्षी को हासिल करने की जिद ठान ली। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल दुखी होकर कहता है, उस शिकारी ने पक्षी लेने की ऐसी जिद ठान ली माँ, इसका मतलब है अब कहानी बहुत गंभीर मोड़ पर आ गई है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय अग्राही थे स्व विषय में। दयालु, यहाँ पे सदैव हृदय, सदैव यानी कि दयालु सिद्धार्थ के लिए कहा गया है, और निर्दय शिकारी, उन दोनों के बीच बहुत वाद विवाद हुआ, यानी कि बहस छिड़ी। दोनों अपनी अपनी बात पर, उभय यानी अपनी अपनी बात पर अपने हक के लिए पूरी तरह लड़े हुए थे, अड़े हुए थे। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। जब दोनों में से कोई नहीं झुका, तब यह मामला न्यायालय में यानी कि राजा के दरबार में पहुंचा। वहां सबने इस बात को सुना और पूरे घटनाक्रम को अच्छे से जाना। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल हैरान होकर कहता है, दरबार में सबने इस घटना को सुना जाना माँ, तब तो ये कहानी पूरे नगर में फैल गई होगी। माँ कहती हैं, राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ यशोधरा कहानी को रोककर अपने बेटे राहुल से पूछती हैं, सवाल करती हैं, बेटा राहुल, अब तुम खुद इस बात का फैसला करो कि सच्चा न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए, मारने वाले के या बचाने वाले के। कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लूं तेरी बानी। तुम बिना किसी डर के अपनी समझ से बता दो कि इस विवाद में, इस लड़ाई में किसकी जीत होनी चाहिए। मैं भी जरा सुनूं तुम्हारे मुंह से कि बुद्धिमानी भरी बातें पता चले मुझे कि तुम में कितनी बुद्धि है। माँ मेरी क्या बानी, मैं तो सुन रहा कहानी। राहुल पहले तो संकोच करता है, फिर कहता है, माँ मेरी क्या बिसात है जो मैं फैसला सुनाऊं, मैं तो बस एक छोटा सा बच्चा हूँ और कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य ना उसे उबारे। फिर राहुल अपने विचार रखता है और कहता है, लेकिन माँ, यदि कोई बिना कसूर के किसी बेकसूर जीव को मारता है तो दूसरे व्यक्ति को उसे बचाने का पूरा हक होता है। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। सच्चा न्याय हमेशा दया का साथ देता है, इसलिए किसी भी जीव को बचाने वाला हमेशा उस बेजान जीव को मारने वाले से बहुत बड़ा और श्रेष्ठ होता है। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। बेटे के मुंह से इतना सुंदर और न्यायपूर्ण फैसला सुनकर माँ यशोधरा बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, वाह बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, न्याय दया का दानी होता है। सचमुच तुमने इस कहानी के गहरे मर्म और सीख को अच्छी तरह से समझ लिया है। समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।